और आइए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। आईटी सेक्टर के बाद आउटसोर्सिंग के मामले में भी भारत ग्लोबल हब बनने की तैयारी में है। देश के करीब 81% कंपनियां एआई और ऑटोमेशन के बल पर आउटसोर्सिंग सेक्टर की दिशा और दशा बदलने को तैयार हैं। खासकर सरकार भी इस काम में उनकी पूरी मदद कर रही है। ग्लोबल आउटसोर्सिंग का बाजार कैसा है, भारत कैसे इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, और जो डेलॉयट की ताजा रिपोर्ट आई है उसमें भारत के आउटसोर्सिंग को लेकर एक सुखद पहलू, एक पॉजिटिव पिक्चर दिखाई गई है। इसका हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे आज के मेहमानों के साथ। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौटता हूं। आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में भारत ग्लोबल हब बनने को तैयार है। डेलॉयट इंडिया की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक करीब 81% ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्सिंग के दायरे को बढ़ाने के लिए तैयार है। खास करके एडवांस टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टाइज तक पहुंच और कॉस्ट एफिशिएंसी को देखते हुए कंपनियां अगले 3 से 5 साल में बेहतर सर्विस देने के लिए आउटसोर्सिंग के विस्तार की योजना बना रही हैं। विशेष तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के आने के बाद इसकी विस्तार की संभावनाएं और बढ़ गई हैं। वहीं ग्लोबल लेवल पर आउटसोर्सिंग की बढ़ती मांग का दबाव भी इसके विस्तार की एक बड़ी वजह है। दरअसल 2027 तक भारत ग्लोबल लेवल पर तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, और ऐसे में इस लक्ष्य को पाने में एक मजबूत आउटसोर्सिंग नेटवर्क का होना बेहद जरूरी है। जाहिर है, आउटसोर्सिंग के ग्लोबल डिमांड के चलते दुनिया भर की नजरें भारतीय आउटसोर्स बाजार पर टिकी हुई हैं। एआई युग में बदलते समय के साथ अब आउटसोर्सिंग का कलेवर भी तेजी से बदल रहा है। खास करके एआई और ऑटोमेशन के क्षेत्र में इसकी भूमिका हाल के दिनों में और बढ़ी है। डेलॉयट इंडिया की रिपोर्ट की अगर माने तो करीब 98% ऑर्गेनाइजेशन एआई और जेन एआई क्षमताओं के साथ अपने क्लाइंट को सर्विस देने में भरोसा करते हैं। दरअसल इससे न केवल कंपनियों की खर्च में कमी आती है, बल्कि गलतियों के होने की आशंका भी कम रहती है। साथ ही साथ काम सटीक होता है। सो अलग यही वजह है कि करीब 36% ऑर्गेनाइजेशन एआई बेस्ड तकनीक को बैसाखी बनाकर आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं। दरअसल आउटसोर्स से जुड़ी 28% कंपनियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो चुकी हैं, और ऐसे में वो एआई और ऑटोमेशन का बखूबी इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे उनके बिजनेस में न केवल तेजी आई है बल्कि काम की गुणवत्ता भी बढ़ी है। ये भी जानना जरूरी है कि इंडिया आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन के तौर पर क्यों उभर रहा है। भारत आउटसोर्सिंग के लिए कम लागत वाला डेस्टिनेशन है, जहां बड़ी मात्रा में स्किल्ड वर्कफोर्स मौजूद है। वहीं भारत एडवांस टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी आगे है, जो आउटसोर्सिंग के लिए अनुकूल माहौल तैयार करता है। अगर बात करें भारत में आउटसोर्सिंग के भविष्य की, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक आईटी आउटसोर्सिंग में भारत की मजबूत पकड़ होगी। 2028 तक आउटसोर्सिंग के 60% मामलों में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का योगदान होगा। वहीं इससे होने वाली आय की बात करें तो 2030 तक इसका दायरा लगभग $33,000 मिलियन तक हो सकता है। फिलहाल तो भारत आउटसोर्सिंग के मामले में ग्लोबल हब बनने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं यतिन पाटिल, पार्टनर हैं डेलॉयट इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है यतिन आपका हमारे शो पे। पहले तो बधाई, बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव आप लोगों ने रिपोर्ट तैयार की है, और बताती है ये रिपोर्ट की आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री तेज़ी से एआई, हाइब्रिड मॉडल्स और कॉस्ट एफिशिएंसी की ओर बढ़ रही है। लेकिन थोड़ा सा एक हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा आम भाषा में ज़रा समझाएं कि कंपनीज इन जनरल ये आउटसोर्सिंग क्यों करती हैं, क्या फ़ायदा इनको होता है। ये पूरा आउटसोर्सिंग का इकोसिस्टम दरअसल बुनियादी रूप में है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू दीपक, हमें इनवाइट करने के लिए, एंड इट्स प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ द बिजनेस शो। सो आउटसोर्सिंग होता क्या है, जहाँ पे कंपनीज अपने कोर बिजनेस के अलावा बाकी सारी प्रोसेसेस जो है वो आउटसोर्स करती है थर्ड पार्टीज को, राइट। एंड ये इसका प्राइमरी रीजन ये होता है कि ऑब्वियसली कॉस्ट बचाना, राइट, एंड ऑल्सो बियॉन्ड कॉस्ट आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ अदर हायर वैल्यू स्ट्रेटेजिक सर्विसेज दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर सीकिंग फॉर, राइट। जैसे कि
adopting cutting edge technologies, right? जिसमें एनालिटिक्स हो गया, ऑटोमेशन हो गया, साइबर सिक्योरिटी, compliances. There's also a very high degree of speed for innovation that is required today. We need specialized skills for some of the expert knowledges, and also cost is definitely one of the important factors. And out of about 170 organizations who have responded to our report, they have achieved close to about 15 to 35% of the cost, savings through the outsourcing. So ये जो कंपनीज आउटसोर्स करती है उनको एडवांटेज होता है कि दे गेट नाउ इम्प्रूव एक्सेस टू द टैलेंट पूल, दे गेट they can drive a lot of outcomes based innovation, and they also get good performance and quality through managed services. एब्सोल्युटली। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक सर्विसेज हैं उनकी तरफ लगातार जो आउटसोर्सिंग हमारी इंडस्ट्री है वो शिफ्ट हो रही है। बट कुछ, क्योंकि अभी तो चुनौतियां सारी की सारी हमारी ख़त्म नहीं हुई है, ग्लोबल आउटसोर्सिंग हब हम स्वाभाविक रूप से हम उसमें अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं, लेकिन डेटा सिक्योरिटी का, कम्युनिकेशन गैप्स का, हिडन कॉस्ट का, रेगुलेटरी चैलेंजेस का, बहुत सारे अभी उस पर चैलेंजेस हैं। लेकिन मैं उन बारीकियों में न जाते हुए मैं थोड़ा सा एक और बुनियादी सवाल लेकर आपके पास आऊँगा जो हमारे दर्शक समझना चाहेंगे कि ग्लोबल लीडर, जो ग्लोबल हब की आप बात कर रहे हैं भारत, वो क्यों बन सकेगा? ऐसी क्या बात है भारत में कि हम सबके चहेते हो रहे हैं? यतिन, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आपको सुनाई दे रही है हमारी आवाज? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। प्लीज गो अहेड। दीपक, फॉर लास्ट फ्यू इयर्स इंडिया हैज ऑलरेडी बीन द ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड, राइट? काफी सारा आउटसोर्सिंग इंडिया में हो चुका है, एंड इफ यू लुक एट, इंडिया इज नाउ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टुडे। अब हमारा जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी काफी अच्छा है। वी आर 3rd लार्जेस्ट startup ecosystem in the world, which is about 1.3 lakhs of startups India में है, उसमें से about 110 यूनिकॉर्न्स हैं, एंड काफ़ी सारे कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पे इंडिया में काम हो रहा है, एंड उसके साथ इनोवेशन भी काफ़ी जुड़ रहा है। सो वी आर कंटिन्यूसली अपस्किलिंग अवर लोकल टैलेंट ऑल्सो टू मीट ग्लोबल डिमांड एंड ऑल्सो मीटिंग ग्लोबल बेंचमार्क्स। सो जब when India by 2027 will have close to about 18 million STEM ग्रेजुएट, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के स्किल होते हैं। सो वैसे देखा जाए तो इंडिया के पास काफ़ी सारे फैक्टर्स है टू बिकम वन ऑफ द प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग, और यही है बिकॉज ऑफ विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस आर considering India as one of the prominent players for outsourcing today, Deepak. एब्सोल्युटली। एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, मैं उसमें थोड़ा सा, क्योंकि मैं चैलेंजेस की मैं लगातार बात कर रहा था, एक छोटा सा मन में मेरे सवाल ये आ रहा था कि आपने बताया कि जो आउटसोर्सिंग, ख़ासतौर से AI ड्रिवन आउटसोर्सिंग है, वो काफ़ी ट्रैक्शन गेन कर रहा है, लेकिन AI एम्बेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स में डेटा सिक्योरिटी और कंप्लायंस के जो इश्यूज हैं, इस पर कई बार एक सवाल भी उठते हैं और थोड़ा सा इसमें एक चिंता वाली बात रहती है। आपको लगता है कि इट इज बीन टेकन केयर ऑफ वेल? दीपक, ये रिस्क हमेशा रहेगा। जहाँ पे टेक्नोलॉजी है वहाँ पे डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज। while AI and Gen AI will give you all the advantages in terms of improved cycle time, increasing the throughput, reduction of cost of services, also improving the efficiency and productivity gains, improving some of the service levels, right? Also building new capabilities, enhancing the existing capabilities. काफी सारे advantages है, but wherever you have technology, you have a risk about data and privacy, and इसके लिए all the outsourcing service providers, all the third-party service providers are working very closely to see that how some of these things can be really protected through various technology mechanisms, through various compliance mechanisms, and also the government is playing a very important role in some of these things in terms of bringing some of the regulations around data privacy globally as well as in India. तो ये काफी हद तक ये रिस्क को मिटिगेट करने के लिए है, बट डेफिनेटली ये रिस्क
कभी पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हो सकती इन द टेक्नोलॉजी एरिया, and I think this will continue, and new solutions and new approaches will keep coming in this outsourcing play, Deepak. ऑलराइट, अच्छा, इस पूरे आउटसोर्सिंग के पूरे नए बढ़ते और उभरते हुए पूरे इकोसिस्टम में क्या कुछ पर्टिकुलर सेक्टर आप देख रहे हैं जहां पर पर्टिकुलरली आप फोकस कर रहे हैं कि यहां पर अच्छा प्रदर्शन होगा, या कुछ ऐसे सेक्टर्स हों जो आपको लग रहा है कि वहां पे काम करना बाकी है? दीपक, ऐसा है, आउटसोर्सिंग is becoming a norm, and it is across industries. It is not limited to, let's say, it's started with financial services, but now it is spread across various industries, whether it is life sciences, healthcare, pharmaceutical, to manufacturing, and so on and so forth. Almost about 82% of the organizations जिन्होंने हमारे सर्वे में रिस्पॉन्ड किया है, they have outsourced, close to 64% of their areas in various shape and form, and that includes some of their core business operations also. So instead of going by industry, I think what we are seeing is that the areas which are very high priority for organizations include like legal and tax, engineering services, R&D services, product development. Information technology has been on the forefront for a very long period of time, all the digital transformation areas. But along with that, supply chain, manufacturing, production, also finance, accounting, HR, and sales and marketing. These are all very clear areas which the organizations are looking for outsourcing this. But again, this outsourcing is not only limiting to what we had seen over the last few years. We are seeing a shift here now. And the shift is that the organizations are looking more for value-driven outsourcing areas. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, for legal services, earlier the outsourcing used to be largely around administrative services or research services or contract management services. Now the clients are asking, can you support regulatory risk and compliance? Can you support corporate litigations or investigation support? Similarly, on the engineering side, earlier the outsourcing was largely around quality management or research on the product, right? Or even for that matter, software design and engineering. But abhi organizations are looking at, can you help in the product design? Can you help in the product development life cycle? Can you do the prototyping of the products? Can you do the testing of the product? Can you do the entire validation of that? So ये outsourcing का जो equation है, ये अभी काफी change हो रहा है, and clients are looking at more value-added outsourcing along with the technology innovations, Deepak. आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, मैं लेकिन क्विक आपका रिएक्शन एक चैलेंज पर भी लेना चाह रहा था इसी के बीच में, क्योंकि आपने कहा, बार बार कहा, अभी भी कहा, क्योंकि आपने कैनवास बहुत बड़ा बताया आउटसोर्सिंग का। अब अगर आउटसोर्सिंग शिफ्ट हो रही है हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक सर्विसेज में, तो हमारा जो ट्रेडिशनल बीपीओ सेक्टर है, क्या उस पर कोई इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? कहीं वो पीछे तो नहीं रह जाएगा? वेरी गुड क्वेश्चन दीपक, ये मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। See, India always had a very competitive advantage because of the affordable talent, right? And it's largely because of the skill and the talent that we had as Indian professionals within our country. So the size is significant. The BPO sector is large enough, and all organizations globally and even India wants to have a share of that pie. And one of the advantages that our cost of talent has been relatively on a lower side compared to the other parts of the globe. So that has been one advantage. And obviously, though the cost has increased over the last few years, the rupee depreciation has also, kind of kept it little attractive. But the outsourcing is not just because of the cost, right? BPO sector पीछे नहीं हटेगा जब तक we will have lot of technology innovations which are happening in today's world combined with the talent, correct? So while we have lot of growth happening in some of the areas such as engineering, product development, manufacturing, supply chain, ये काफी सारे skills जो develop हो रहे हैं इंडिया में, I think that coupled with technology innovation
is what can really be the game changer for us, and that is what will give us a competitive advantage, and that's going to be a big differentiation for India, Deepak. So BPO industry पीछे नहीं हटेगा unless we take few interesting steps in that particular direction. एब्सोल्युटली, वो स्टेप्स क्या होंगे थोड़ा उस पर भी मैं आऊंगा। अशांक देसाई सर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, फाउंडर एंड सीईओ मैस्टेक और फॉर्मर चेयरमैन एंड फाउंडर नैसकॉम। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, डेलॉयट की इस रिपोर्ट पे हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें इनके की इनसाइट्स हम देख रहे हैं। बहुत अच्छा कॉस्ट सेविंग की बात कर रहे हैं। 90% ऑर्गेनाइजेशन ने आउटसोर्सिंग के जरिए एनुअली 10 to 25% कॉस्ट सेविंग की है। स्ट्रेटेजिक वेंडर मिक्स की इसमें बात की जा रही है। एआई एंड जेन एआई इंटीग्रेशन की बात की जा रही है। डू यू अग्री विद दिस रिपोर्ट सर कि हम हब बनने जा रहे हैं आउटसोर्सिंग का? बाकी जगह पे हमारी स्थिति जो भी हो, बट इन पर्टिकुलरली इन आउटसोर्सिंग हम ग्लोबल किंग बनेंगे? देखिए, आउटसोर्सिंग की जो हिस्ट्री है इंडिया की, वो करीबन अभी 30-35 साल से चल रही है। तो इंडिया का जो पोजीशन है ग्लोबल लेवल पे, वो नंबर 1 तब से भी रहा है। पहले तो आईटी आउटसोर्सिंग हुआ करता था, मैं अभी 80s 90s की बात कर रहा हूँ। मिड 90s से बीपीओ का आउटसोर्सिंग आने का शुरू हो गया। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसोर्सिंग हो गया, टेस्टिंग आउटसोर्सिंग हो गया। तो ये जो डिफरेंट आउटसोर्सिंग हो रहे हैं, ये तो इंडिया का एडवांटेज सब दुनिया भर को पता है। आज हमारा मार्केट शेयर आप लेंगे, आप नैसकॉम का रिपोर्ट देखेंगे तो मोर देन 50% से हमारा ज्यादा मार्केट शेयर है आज। कौन सा भी आउटसोर्सिंग ले लिया, अभी डेफिनेशन का सवाल है, आप आईटी लेंगे या बीपीओ लेंगे या नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग लेंगे या एक्चुअली फंक्शनल आउटसोर्सिंग लेंगे, जो भी लेंगे, इंडिया का पहले से ही एस्टैब्लिश्ड पोजीशन है। तो ये जो रिपोर्ट है तो उसका समर्थन कर रही है कि आगे भी चलते रहेगा। उसमें पॉजिटिव पार्ट ये है कि आउटसोर्सिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो कम हुआ नहीं है। आउटसोर्सिंग का जो इम्पोर्टेंस कंपनी के लिए वो कम तो नहीं हुआ है, मगर ज्यादा हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टैलेंट मिल नहीं रहा है और स्पीड ऑफ चेंज ऑफ बिजनेस फास्ट हो रहा है। ऐसे सब कॉन्टेक्स्ट है, तब ये जरूर है कि तुम्हें आउटसोर्सिंग की जरूरत होनी चाहिए, आउटसाइडर सप्लायर की जरूरत होनी चाहिए। तो ये तो बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट है ऐसे इंडियन आईटी के लिए कि आगे भी आने वाले समय में वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर। ऑलराइट सर, आपसे मुझे और बातें करनी थी, लेकिन सर आप थोड़ा सा टेक्निकल वजहों से हम थोड़ा सा लेट आपके साथ जुड़ पाए, बट क्योंकि वक्त ख़त्म हो चुका है, इसलिए आप दोनों का मैं शुक्रिया करूंगा। बहुत अच्छे इंसाइट्स जो हैं वो हमें मिले हैं। यतिन पाटिल ने बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए और अशांक सर आपने भी इम्पॉर्टेंटली पूरी हिस्ट्री के साथ साथ पूरा एनालिसिस दिया। थैंक यू सो मच। इस रिपोर्ट को लेकर हम आगे भी एनालिसिस करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी आज की कवर स्टोरी में इतना ही।